कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है नरई और लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। बच्चों, हमने इस पाठ के पहले भाग का यात्रा वर्णन सुन लिया था और लेखक के साथ हमने यात्रा में भाग भी लिया था कि किस तरह किशनगंज के सुंदर सुंदर दृश्य, आम, कटहल, केले, झोपड़ी बाड़ी हमारी नज़र के सामने आए थे। उसके बाद उत्तर बिहार का वह क्षेत्र भी हमने देखा जहाँ पर बाढ़ अपनी विनाश लीला दिखा रहा था, जिसके कारण बिहार पूरा बाढ़ के चपेट में आ गया था। अब हम आगे अपनी यात्रा शुरू रखते हैं। चलिए। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है, उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। कटिहार के बाद भूदृश्य फिर बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं। शाम का धुंधलका उतर रहा है। बच्चों, बाढ़ के कारण बिहार डूब रहा है और अब वह पानी से मुक्ति चाहता है, क्योंकि लोगों के जान माल, घर द्वार सब डूब रहे हैं। लोगों की बहुत हानि हो रही है और बिहार उससे त्रस्त है। बिहार पानी से अब मुक्ति चाहता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हमारी भौगोलिक रचना जो है हमारे देश की, वो इस प्रकार है कि कहीं कोई ज़मीन बहुत ऊंची है, कहीं कोई ज़मीन बहुत नीची है। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा जो प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, इन प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होती है और इस समय बहुत वर्षा पाकर जहां बिहार दुख में डूब रहा है, वहीं मराठवाड़ा और बुंदेलखंड पानी को पाकर निहाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है उनकी बहुत दिनों की प्यास बुझ रही है। यह सृष्टि का कमाल है कि कहीं धूप और कहीं छाँव है। कटिहार के बाद भूदृश्य फिर बदल रहा है। अब बाढ़ के दृश्य नहीं दिख रहे हैं, यानी कटिहार के बाद ऐसे प्रदेश का प्रारंभ हो चुका है जहाँ पर बाढ़ के चिन्ह नहीं है और शाम धीरे धीरे हो रही है। बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। लेखक कह रहे हैं अब रात होने आई है और लेखक ने भी सोने की तैयारी कर ली है। पूरा बिहार भी सोने की तैयारी में प्रसन्न हो चुका है और लेखक को भी निद्रा आने लगी है और वो भी सोने जा रहे हैं। सवेरा हो गया है। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया। बच्चों, लेखक की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सवेरा हो चुका है, सूर्य अपनी किरणें फैला रहा है। तभी उन्हें याद आया कि रात को ही दक्षिण बिहार की धान मेखला आई होगी, अर्थात मेखला शब्द का अर्थ होता है करधनी। स्त्रियां जो कमर पर आभूषण धारण करती हैं उसे करधनी कहते हैं। और यहाँ पर दक्षिण बिहार की धान की खेती को लेखक ने पृथ्वी की मेखला यानी कमर की करधनी की उपमा दी है और वो कह रहे हैं कि वह रात में आई भी होगी और चली भी गई होगी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं सो रहा था और मुगल सराय यह क्षेत्र पीछे छूट गया। महानंदा चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। लेखक बता रहे हैं महानंदा अब आगे बढ़ रही है, वह चुनार इस क्षेत्र मिर्ज़ापुर इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। कहाँ है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं। बच्चों, एक महान साहित्यकार हैं देवकी नंदन खत्री। इन्होंने एक उपन्यास श्रृंखला की रचना की थी। इनके उपन्यास के कई भाग थे, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। उसमें रहस्यमय जंगल, गुफाएं, लड़ाइयाँ, इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है और इस उपन्यास के ऊपर कुछ सीरियल्स भी बने हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वहाँ पर जादुई चीज़ें और सब जादू से घटनाएं जो घटित होती हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। और चंद्रकांता नामक एक राजकुमारी के बारे में
यह पूरी कहानी की रचना की गई है। लेखक कह रहे हैं कि इस रचना में देवकी नंदन खत्री ने चुनार और मिर्ज़ापुर इसी क्षेत्र का बार-बार उल्लेख किया है। तो उन्होंने अपने उपन्यास में बहुत ही घने रहस्यमय जंगल बताए थे, बहुत बड़ी-बड़ी गुफाएँ बताई थी रहस्यमय, लेकिन यहाँ तो इस क्षेत्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए वो सब? रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी-फटी जमीन और नदी-नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी-नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। रेलवे लाइन के बाहर लेखक को कुछ छोटे-मोटे घास, थोड़े पेड़, कुछ कटी-फटी जमीन दिखाई दे रही है और वे ढूंढ रहे हैं देवकी नंदन की खत्री के उपन्यास की जंगल, गुफा, लेकिन वो सब उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। वे कह रहे हैं शायद हम इन्हीं सरपत को, कुछ जंगली पेड़ों को ही जंगल मानना पड़ेगा। अब हम सिर्फ प्रतीकों में ही प्रकृति के दर्शन करेंगे, क्योंकि इसका कारण हम ही हैं। हमने ही तो जंगल काटे हैं। रहने की व्यवस्था करने के लिए जंगल काटना हमारे लिए तो ज़रूरी हो गया है और इसका कारण भी एक ही है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। जिसमें रहने की कमी, खाने की कमी हुई, तो हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। इसीलिए अब जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। वे सिर्फ कहानी में हमको दिखाई देते हैं, कहानी में ही हम उनको पढ़ पाते हैं और असल ज़िंदगी में तो जंगल दुर्लभ ही हो गए हैं। पानी में प्रसन्नचित्त खड़े हैं धान। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। लेखक कह रहे हैं आगे बढ़ने पर पानी में धान की खेती लहलहा रही है, बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में, यानी धान की खेती बहुत अच्छी हुई है और बरसात शायद होकर अभी-अभी गई है, इसीलिए पानी में जो ज़मीन है, जहाँ कहीं थोड़े-थोड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानो कोई जलाशय हो। कुएं से समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। लेखक कह रहे हैं कि सभी जलाशय कुएं से समन्वित हैं, लेकिन अचानक उनकी आंखों के सामने एक जलाशय आता है जिसकी सुंदरता इतनी भव्य है कि लेखक के मन मस्तिष्क पर वह अंकित हो चुकी है। लेखक के मन में उसकी छवि इतनी मनोहर बस चुकी है कि लेखक उसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। उस जलाशय का पानी लेखक को इतना सुंदर, इतना एकदम साफ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई नीलमणि चमक रही हो। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदनियाँ, खिली, अधखिली, अनखिली। पानी पर ठहरे हैं कुमुदनी पत्र। पानी के अरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अपने अपने तनों पर, मृणाल यानी तनों पर, कुमुदनियाँ प्रार्थना में मुद्रा में, यानी सूर्य को नमस्कार करने की मुद्रा में, क्योंकि अभी अभी तो सूर्योदय हुआ है, सूर्य को नमस्कार करने की मुद्रा में कुमुदनियाँ अर्थात कमल खिले हैं। वे अपने अपने तनों पर खुश होकर खिले हैं। उनमें से कुछ खिले हैं, कुछ अध खिले हैं और कुछ अन खिले हैं और पानी पर कुमुदनी पत्र यानी कमल के पत्ते तैर रहे हैं। बच्चों, कमल के फूल और कमल के पत्तों को प्रकृति ने इस तरह बनाया है कि वह पानी में रहकर भी सड़ते नहीं हैं। देखिए, अगर हम पानी में कुछ दूसरा पौधा डाल दें, पेड़ डाल दें, किसी पेड़ का पौधा पत्ता डाल दें, तो थोड़े दिनों के बाद वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, पानी में मिल जाएगा। लेकिन कमल तो पानी में ही पैदा होता है। उसके पत्तों पर एक मोम जैसी एक रचना होती है, जिसके कारण वो पानी पर तैरता है और गलता नहीं। लेखक यहाँ बता रहे हैं पानी के जंगल में जैसे हम पेड़ों, खूब ढेर सारे पेड़ जहाँ होते हैं, घने पेड़, वहाँ हम पेड़ों का जंगल कहते हैं और यहाँ लेखक को पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस जलाशय को पानी का अरण्य ऐसी उपमा दी है। पानी के अरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। लेखक को इस जलाशय का पानी इतना स्वच्छ निर्मल प्रतीत हो रहा है कि उसमें तैर रही मछलियाँ भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं।
जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई। उसी जलाशय के छिछले पानी में किनारे एक घास खड़ी है जो बहुत कम दिखाई देती है, जिसका नाम लेखक के मन में अभी भी है, नरई। इसमें न कोई गांठ है न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली, खोखली, एक नरम शलाका, सूर्योन्मुखी। लेखक उस घास नरई की विशेषता बतला रहे हैं कि इसमें कोई गांठ नहीं है, कोई पत्ता नहीं है, यह पूरी तरह खाली खोखली है, नरम शलाका, सूर्य को तकती हुई। बच्चों, इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे वह बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर से हो। जैसे यह नरई घास जैसे बाहर से एक नरम शलाका जैसी दिख रही है, वैसी ही वह अंदर से भी है, पूरी खाली खोखली, कोई बनाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, एकदम निर्मल मन की। कोई देखे न देखे, कोई चिन्हे न चिन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो देखता है, प्रतिपालक तो जानता है। नरई अपने मन में विचार कर रही है कि मुझे सब भूलते जा रहे हैं। भूल जाएं, कोई बात नहीं। मैं भले किसी को याद रहूं न रहूं, लेकिन जिसने मेरी रचना की है, जिसने मुझे बनाया है, वह सृष्टिकर्ता तो मुझे समझ ही रहा है। उसने मेरी रचना की है तो जरूर कोई न कोई कारण रहा ही होगा। मेरा प्रतिपालक तो मुझे जानता ही है। बस ईश्वर अगर हमारे कामों को जान ले, हमारे भाव को पहचान ले, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को देखा होगा और एक कालजयी साखी रच दी। बच्चों, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि गंगा पार काशी, काशी एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहाँ पर मध्य युग के एक संत ने इस नरई घास को ही देखा था, जिसमें कोई गांठ नहीं, कोई बनाव छुपाव नहीं। इसके किसी पूर्वज को, यानी इसी घास के किसी एक वंशज को देखा होगा और उन्होंने एक कालजयी अर्थात काल को भी जीतने वाली, जो हर समय उपयुक्त रहे, ऐसी एक साखी रच दी है। बच्चों, जिस तरह दोहा होता है, सोरठा होता है, काव्य के छंद होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं, उसी तरह साखी भी एक रचना का ही नाम है। सतगंठी कौपिन दे, साधु न माने संक, राम अमली माता रहे, गिने इंद्र को रंक। यहाँ पर उस संत ने कहा है, 7 गांठों वाली लंगोटी पहनकर साधु खड़ा है। वह अपने आप को इस जीव और जगत का महानायक मान रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही अमल है, एक ही उसकी इच्छा है, राम। बस राम नाम का अमल उसके मन में है। वह इंद्र के सिंहासन को भी रंक के समान, यानी गरीब के समान मान रहा है। उसके लिए इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ है, कोई अर्थ नहीं रखता। बस उसके पास एक ही सार्थक शब्द है, राम। भस्म सनात देह पर 7 गांठों से गठा कौपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा है, तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है। उसका तेज प्रताप पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रोमांचित होते हैं उसे देखकर। यहाँ लेखक कह रहे हैं, भस्म सनात देह, यानी भस्म से सने हुए देह, भस्म लगाए हुए देह पर उस संत ने 7 गांठों वाला लंगोट धारण किया है। साधु महात्मा लोग लंगोट पहनते हैं, तो यह शरीर के उत्तर भाग में पहने जाने वाली एक वस्त्र है। तो लेखक ने बताया है, संत ने वह धारण किया हुआ है और वह साधु भागीरथी अर्थात गंगा के तट पर इस तरह खड़ा है मानो सूर्योदय हो रहा हो। वह सूर्योदय सा, उगते हुए सूर्य सा प्रताप उसके शरीर से फूट रहा है और ऐसा लग रहा है मानो वह इस जीवन और जगत का महानायक है। यानी यह जगत, यह जीवन सब मिथ्या है। वह साधु इतना तेज प्रताप वाला है कि उसके आगे सब कुछ छोटे प्रतीत हो रहे हैं। उसका तेज प्रताप पंच महाभूत, यानी जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिन तत्वों से, वे तत्व भी उससे रोमांचित हो रहे हैं। उस संत के तेज प्रताप से ये तत्व भी रोमांचित हो उठ रहे हैं और ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बच्चों, ऐसा माना जाता है जो हमें यह देह मिली है वह भी इन 5 तत्वों के कारण बनी है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में वह
विलीन भी हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो पाठ है नरई, यह समाप्त होता है। नरई एक घास का नाम है जो आजकल बहुत कम दृष्टिपथ पे आती है और यह हमने अभी पाठ में भी देखा, एक नर्म खोखली सलाका होती है जो अपने आप को यह समझाकर शांत करती है कि मुझे जिसने बनाया है उसने ज़रूर कुछ न कुछ सोच के ही मेरी रचना की है। और यह सही भी है। प्रकृति की कोई भी रचना अपने आप में निरर्थक नहीं होती। प्रकृति हर चीज़ का महत्व जानती है, हर चीज़ को वह उतना ही उपयोगी मानती है, जितना बड़ी से बड़ी चीज़ भी उसके लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी कोई छोटी चीज़। तो प्रकृति की हर रचना अपने आप में अजेय है। इसी तरह नरई भी लेखक की यात्रा पथ में दृष्टिपथ में शब्द वाटिका द्वारा हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विद्रूप बिगड़ा हुआ, दर्पण शीशा, विन्यास संवारना, मुक्ति छुटकारा, निहाल आनंद, परम वृष्टि अधिक वृष्टि, मेखला करधनी, खोह कंदराएं गुफाएं, जलाशय तालाब, कुमुदनी कमलिनी, छवि सौंदर्य, भागीरथी गंगा। बच्चों, इन शब्दों के द्वारा हमने पाठ में आए कठिन शब्दों को जाना और उनके अर्थ से परिचय प्राप्त किया। चलिए अब हम सही और गलत या वर्गीकरण कर लेते हैं। विधानों का सही और गलत में वर्गीकरण कीजिए। शाम का धुंधलका उतर रहा है, सही। जलाशय का पानी उज्जवल नीलमणि सा महक रहा है, गलत। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं, सही। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और ठहर गई, गलत। बच्चों, यहाँ पर गलत जो वाक्य है उनमें एक शब्द गलत उपयोग में लाया गया है। पाठ का आप वाचन कीजिएगा और उस गलत शब्द को ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इन वाक्यों को सही बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पानी से कौन सा प्रदेश मुक्ति चाहता है? पानी से बिहार मुक्ति चाहता है। जलाशय के छिछले पानी में खड़ी घास का नाम लिखो। जलाशय के छिछले पानी में नरई नामक घास खड़ी है। अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में कौन खड़ी है? अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में कुमुदनियाँ खड़ी हैं। नाम लिखो। पाठ में प्रयुक्त गंगा का दूसरा नाम भागीरथी। पाठ में एक साहित्यकार का नाम देवकीनंदन खत्री। पाठ में एक प्रसिद्ध तीर्थ का नाम काशी। पाठ में आए एक उपन्यास का नाम चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। बच्चों, ये पाठ में कुछ नाम आए थे जिनका हमने जानकारी प्राप्त की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंच महाभूतों के नाम अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। इन्हीं 5 महाभूतों से, 5 तत्वों से हमारी रचना हुई है और हमको अंत में इन्हीं में मिल जाना है। बच्चों, यहाँ पर नरई पाठ का यह भाग समाप्त होता है और पूरा पाठ भी समाप्त होता है। हमने कठिन शब्द जाने, पाठ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया, स्वाध्याय हल किया। मैं आशा करती हूँ और मुझे विश्वास भी हो रहा है कि आप लोग को पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।